हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार को कंटिन्यू करते हैं। कल हमारी लेक्चर मूल अधिकार पे ही थी, जो कि हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों ने समझा था और आर्टिकल 12-13 को समझा था। अब हम लोग जो है मूल अधिकारों के वर्गीकरण को करते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के मूल अधिकार होते हैं तो यह पहले हम लोग जान लेते हैं। मूल अधिकार, देखिए 6 प्रकार के मूल अधिकार होते हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, तो वो हम सब बताएंगे अभी। तो अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो पहला मूल अधिकार क्या है? समता का अधिकार। ठीक है, समता का मतलब इक्वलिटी। ठीक है, यह 14 से 18 आर्टिकल तक है समता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है। स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 19 से 22 यानी 19 से 22 तक है। तीसरा आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? आर्टिकल 23 और 24 में। ठीक है, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 to 28 यानी 25, 26, 27, 28 में धर्म की स्वतंत्रता का जो है व्याख्यान किया गया है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, अधिकार 29 to 30, ये 2 आर्टिकल संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, अब जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ये ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्वेश्चन भी पूछा जाता है डायरेक्ट, किस आर्टिकल में है? तो यह 32 में है। तो अब हम लोग जानते हैं कि भारत मूल संविधान में हमारे 7 जो मतलब जो है ये मूल अधिकार थे। तो वो 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है। यह क्या है वह बताएंगे। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें क्या था संपत्ति के अधिकार में? देखिए यह आर्टिकल, इसके आर्टिकल बताते हैं 31 में था और आर्टिकल 19 के पहले के F यानी 19 के पहले के F में था। मतलब इन 2 आर्टिकलों में संपत्ति का अधिकार निहित था, जो कि यह किस कारण हटाया गया? क्योंकि यह जब भूमि सुधार कानून लागू किए गए, यानी संपत्ति का अधिकार भूमि सुधार के लिए बाधा बन रहा था, अतः इसलिए इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार का मतलब संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब संवैधानिक अधिकार बना दिया गया तो किस आर्टिकल में इसको रखा गया है? तो 300 के ए में। ठीक है, यानी संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है, तो
इसी में जो है क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया, यानी संवैधानिक अधिकार बना दिया गया इसको। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आर्टिकल आपको याद रखना है 300 का ए पार्ट, ए वाला जो होता है, ठीक है, क्लॉज होता है, इसको क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें निहित है यह आर्टिकल। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला वाला भाग जो है, जो हमने बताया था समता का अधिकार। तो समता के अधिकार को स्टार्ट करते हैं। समता का अधिकार, समता का अधिकार स्टार्ट करते हैं, और इसमें पहला आर्टिकल लेते हैं, यानी आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या है, समता के अधिकार का अर्थ। ठीक है, समता के अधिकार का अर्थ बताया गया है इसमें, यानी विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता, मतलब इसमें बताया गया है कि कानून की नज़र में सभी समान हैं, और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, मतलब हम लोगों का मिक्स है ना, तो विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो यह जो है हमारे आर्टिकल 14 में निहित। अब देखिए, हम लोग पहले तो समझ लेते हैं कि विधि के समक्ष समता में किस प्रकार से समता है, तो यह समझते हैं हम लोग पहले। इसमें देखिए, समता के अधिकार का वर्णन जो है यह आर्टिकल करता है 14। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता, यानी विधियों के जो समान संरक्षण है उससे वंचित नहीं कर सकता। समता का अधिकार सभी व्यक्तियों, यानी जो नागरिक हैं या नागरिक नहीं हैं, सबके लिए उपलब्ध है समता का अधिकार। ठीक है, यह दो रूप में वर्णित है। देखिए किस दो रूप में वर्णित है। तो पहले तो हम लोग देखते थे विधि के समक्ष समता। अब देखिए, इसका अर्थ है विधि के समक्ष सभी समान हैं, यह ब्रिटिश अवधारणा है, ब्रिटिश अवधारणा है। ठीक है, ब्रिटिश अवधारणा है। फिर उसके बाद विधियों के समान संरक्षण में इसका मतलब है समान परिस्थिति में कानून का एक समान पालन। अर्थात जैसे हमने नहीं बताया था, कल बताया था, कल की लेक्चर में, कि समान परिस्थिति में समान और असमान परिस्थिति में असमान। ठीक है, मतलब लक्षणों का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कानून का प्रयोग किया जाता है, तो वो जो है उसमें जो है वो यह एक संकल्पना अमेरिकी अवधारणा है। भारत में समता का अधिकार ब्रिटिश एवं अमेरिकी दोनों दृष्टिकोणों को समाहित करता है, ध्यान रखना। भारत में स्पेशल एक कोई अवधारणा नहीं है कि जैसे क्वेश्चन बाई चांस पूछ दिया जाए कि भारत में विधि के समक्ष समता है या विधियों का समान संरक्षण या दोनों है, तो आपको दोनों पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यानी विधि के समक्ष समता भी है और समान संरक्षण भी है, तो ध्यान रखना। अतः हम कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत व्यापक है उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए निर्णयों के आधार पर इसे और व्यापक बनाया गया है। इसको, इन दोनों कानूनों को और अधिक जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है धीरे धीरे कुछ जैसे निर्णयों के माध्यम से इसको और स्ट्रॉन्ग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधि के शासन एवं न्याय के प्राकृतिक नियम को आर्टिकल 14 में निहित माना है। फिर से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विधि के शासन, सुप्रीम कोर्ट ने विधि के शासन एवं न्याय के प्राकृतिक नियम, ठीक है, आर्टिकल किस आर्टिकल में निहित किया गया है? 14 आर्टिकल में निहित किया गया है। ठीक है, एवं समता के अधिकार को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। ये ध्यान रखना, जो समता है इसमें संशोधन नहीं हो सकता, यानी
संविधान के उन सभी भागों में संशोधन नहीं हो सकता जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर चुका है, यानी आधारभूत संरचना घोषित कर चुका है, तो उसमें किसी में संशोधन नहीं हो सकता। तो इसको भी, समता के अधिकार को भी क्या किया है संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर रखा है। तो देखिए, काठी बनाम सौराष्ट्र मामले में, काठी वर्सेस सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समता के अधिकार को लागू करने के लिए वर्गीकरण किया जा सकता है, किंतु वर्गीकरण तभी मान्य होगा जब कुछ शर्तें हों। जैसे क्या शर्तें हो सकती हैं उसके लिए हैं, तो पहली शर्त उन्होंने ये रखी कि बोधगम्य अंतरक पर आधारित हो। बोधगम्य का मतलब होता है, तो हम लोगों ने जाना कि बोधगम्य अंतरक पर आधारित हो, और दूसरा हमने बताया अंतरक का वर्गीकरण के उद्देश्य के साथ तार्किक संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो इसी मैटर में जो है एक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, देखते हैं, वो हम लोग चर्चा करते हैं। रोयप्पा किस प्रकार से मतलब जो है अधिकार में वृद्धि हुई, जैसे जो समता का अधिकार है और विधियों का समान संरक्षण है, तो ये सब देखते हैं इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। एक केस था रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य, ठीक है। इसके मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो यह हम लोग सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समता के अधिकार की एक नई व्याख्या दी। न्यायालय ने कहा कि मनमाने तरीके से की गई कार्यवाहियाँ समता के विरुद्ध होंगी, मतलब मनमाने तरीके से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, और जो की जाएगी तो वो मान के चलिए समता के विरुद्ध होगी, ठीक है। जो भी है अगर कार्यवाही की जाए तो वो लिखित मानदंडों के आधार पर हो, ठीक है। यानी मनमाना एवं समता परस्पर क्या हैं, शत्रु हैं। इस प्रकार न्यायालय ने इस निर्णय के माध्यम से समता के अधिकार के महत्व एवं विस्तार में असीमित वृद्धि कर दी। तो यह जो है इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से समता में जो है वृद्धि हुई, समता के अधिकार में। अब देखिए, अब इसी में एक जो है डिबेट आती है, एक और जो है केस होएगा जो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ का मामला होगा। रणधीर सिंह वर्सेस, इसमें भारत संघ होगा, ठीक है। यह मामला देखिए इसमें क्या होगा और इस पर किस मामले पर डिबेट होगी। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। अब देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन मतलब इसमें क्या फैसला सुनाया। समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला का जो केस है वो रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ का मामला। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार से नकारा, किंतु न्यायालय ने निर्णय दिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार से नकारा, किंतु न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह आर्टिकल, देखिए कौन से आर्टिकल, 14, 16, 39 का सी मतलब के अंतर्गत एक संवैधानिक लक्ष्य, मतलब यह मतलब दर्शाया गया कि यह एक संवैधानिक लक्ष्य है कि जैसे हमारे भारत का जो ग्रोथ होगा वो तभी होगा जब सबको वेतन मिलेगा, ठीक है। तो यह हमारा संवैधानिक लक्ष्य भी है एक प्रकार से देखा जाए, और संवैधानिक लक्ष्य भी है कि समान कार्य और समान वेतन, ठीक है। तो यह लक्ष्य निर्धारित किया गया, किन आर्टिकलों के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित किया गया, 14, 16, 39 का सी, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल 15 पे चलते हैं। आर्टिकल 15 में क्या चर्चा है, देखिए आर्टिकल 15, इसमें देखिए आर्टिकल 15 में कितने भाग हैं उनको हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 15 को जो डिवाइड किया गया है, पहला, दूसरा, अब दूसरे का ए और बी है, ठीक है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
हम सभी भागों को सीक्वल से पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें है क्या पहले 15 में, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, ये ध्यान रखना आपको है, ठीक है। तो अब देखिए किस प्रकार से निषेध किया गया है। देखिए 15 का पहला वाला पढ़ते हैं अब हम लोग हैं, 15 का पहला वाला ये वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है, राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। 15 में यह कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और उसका जो है बेस क्या रहेगा, मूलवंश, जाति, लिंग का मतलब सेक्स यानी मेल और फीमेल, ठीक है। तो इन आधारों पर और धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, या नहीं कि मतलब इस धर्म के लोगों को यह मिलेगा, मतलब जैसे कहने का मतलब है इस गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इस टाइप से जो है ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, मतलब सभी समान है, ठीक है। और अपवाद है, अपवादों को भी हम बताएंगे बाद में, ठीक है। तो जो अपवाद होंगे 15 का 2 देखिए, अब 15 के 2 में क्या है, जो सेकेंड पार्ट है 15 का, उसमें उपर्युक्त आधारों पर राज्य किसी नागरिक के साथ, यानी उपर्युक्त आधारों पर राज्य किसी नागरिक के साथ जो विभाजन अभी किया है हम लोगों ने 15 का ए और बी, ठीक है, के स्थानों के प्रयोग को किसी शर्त, दायित्व या अयोग्यता के अधीन नहीं रखा जाएगा। अब देखिए क्या इसमें है, 15 का 2 का ए पहले देखते हैं। इसमें क्या है, दुकान जैसे सार्वजनिक भोजनालय, होटल आदि सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर, ये देखिए ऐसे ये सब स्थान है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब जैसे हम लोगों ने समझा कि आर्टिकल दूसरे का ए क्या है, एक बार फिर से समझते हैं कि दुकान, सार्वजनिक भोजनालय जो होते हैं, ठीक है, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, तो इसमें क्या है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद 15 का दूसरे का ए हो गया। अब बी देखते हैं, बी में क्या है, सड़क, रोड, कुआं, तालाब, स्नानाघर, जो प्राइवेट सार्वजनिक स्नानाघर नहीं, अब प्राइवेट में किसी के ना घुस जाइएगा, कहिएगा कि जो है यहाँ पे हमको नहाने की पूरी अनुमति है, ये हमारे मूल अधिकार है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको जो है जहाँ सार्वजनिक कोई तालाब जो सरकार के द्वारा पोषित है, मतलब सरकार के द्वारा अंशतः या पूर्णतया, ठीक है, जो पोषित है, जिसकी खुदाई कराई गई है, जिसको जो है सफाई किया जाता है, तो उसमें जो है ये नहीं होगा कि आप जो है उच्च वर्ग ही नहाएगा या निम्न वर्ग ही नहाएगा, ऐसा कुछ नहीं, सभी नहा सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या बताया गया है 15 का 2 में बी में, 15 के 2 बी में क्या बताया गया है, सड़क, रोड, कुआं, तालाब, स्नानाघाट और सार्वजनिक समागम्य वाले स्थल जो होते हैं, जहाँ पर सभी बैठते हैं, उठते हैं, ठीक है, जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं राज्य के द्वारा पूर्णतया बने हो, अंशतः भी बने हो, जैसे जिसमें भारत सरकार का कुछ ना कुछ योगदान हो, तो वो सब जो है उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, उसमें सभी लोग जो है समान हैं, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 15 का 3, इसमें क्या बताया गया है, राज्य महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए, देखिए महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए। अब देखिए अपवाद हैं, ये अपवाद कौन कौन से, देखो अपवाद भी हम बता देते हैं आपको, अपवाद लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अपवाद है 15 का 3, 4, 5वां, ये अपवाद है। देखिए किस प्रकार से, राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कोई अतिरिक्त प्रयत्न कर सकती है, इसे उपर्युक्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे ये नहीं कि जो बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए स्पेशल इंटर कॉलेज बनाए गए, अब आप जाइएगा और कहिएगा कि हमको भी एडमिशन लेना है, मतलब आपकी जो है, जैसे आप लड़के हैं और आप कहेंगे जाकर वहाँ पर हमको भी एडमिशन लेना, हमारा मूल अधिकार है आर्टिकल 15 में कि हमसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं, अपवाद है कि आप उसमें नहीं एडमिशन ले सकते।
वो स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया गया है, स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया है, तो उसमें आप भागीदारी नहीं हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये 15 का 3 कहता है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए, उत्थान के लिए, मतलब उनके जो है विकास के लिए, क्योंकि उनको अच्छे से परवरिश नहीं, मतलब जैसे एक प्रकार से शोषण ही किया गया है पहले से जो है, तो उनका शोषण ना हो, वो पढ़े लिखे वगैरह अच्छे से, तो इसलिए उनको जो है स्पेशल उनके लिए एफर्ट्स डाले गए हैं। तो देखिए 15 का 4 हम लोग देखते हैं, 15 के 4 में क्या वर्णन है देखते हैं। हालांकि ये भी अपवाद है, देखिए किस प्रकार से अपवाद है ये भी हम लोग समझते चलते हैं। राज्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित राज्य क्या करेगा, अनुसूचित जातियों, ठीक है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकेगा एवं इसे उपर्युक्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पहला संशोधन जब हुआ था, ठीक है, तो उसी के माध्यम से जोड़ा गया था। लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें क्या है सिस्टम, क्या मतलब बताना चाहता है कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं, अब उनको सामान्य वर्ग के बराबर लाने के लिए यह प्रावधान किया गया है, ना कि किसी को जो है ठेस पहुंचाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक लड्डू है, यह रखा है लड्डू, और यहाँ पर उच्च वर्ग आसीन है, यहाँ पर जैसे ये देखिए, ये उच्च वर्ग ऐसे देखिए मुस्कुरा रहा है, ठीक है, और ठीक है, ये उच्च वर्ग है, और ये निम्न वर्ग कहाँ पे है, यहाँ पे निम्न वर्ग है, ये जो मुस्कुरा नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो गया निम्न वर्ग, यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब देखिए ऊंचाई किसकी ज़्यादा है, ठीक है, देखिए अब इसको पाने में जो है ये इतनी, अब ये लड्डू आपका रखा है ऐसे मान के चलिए, ठीक है, लड्डू का मतलब सरकारी जॉब ही रख लीजिए, ठीक है। अब इसका विकास यहाँ पर है, इनका विकास यहाँ पर है, तो अगर कह दिया जाए, इतना शब्द कह दिया जाए कि समता का अधिकार, सभी को सब समान, अब लीजिए अब सब लोग नौकरी, तो क्या सभी ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनको तो बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है, इनको तो बहुत जल्दी यहाँ पे हैं, ये उपलब्ध हैं। अब इनको यहाँ पर आएंगे तब ये बराबरी में आ पाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर, तो इसलिए इनको रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन मतलब आरक्षण दिया गया है, इसीलिए संविधान में भी उपबंध किए गए हैं, ठीक है। तो यह 15 का 4 यही एक उदाहरण इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ध्यान रखना कि इनके लिए विशेष शैक्षणिक संस्थान, यानी SC ST के लिए एक विशेष कॉलेज बना सकते हैं, विशेष स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला सकते हैं, मतलब ये सब प्रावधान किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यह जो है एक प्रकार से अपवाद ही है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए 15 का हम लोग 5वां भाग देखते हैं। राज्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े निजी क्षेत्रों के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा। यद्यपि यह आर्टिकल 30 के A के गठित संस्थाओं पर लागू नहीं होगा, ठीक है। यह जब आर्टिकल 30 बताएंगे तो उसमें यह भी बताएंगे, ठीक है। यह प्रावधान देखिए 93 संविधान संशोधन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 93, यानी 2005 में इस संशोधन को जोड़ा गया है, ठीक है। कौन सा संशोधन, 30 का A पार्ट, यह अभी चर्चा करेंगे जब 30 आर्टिकल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आया कि राज्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े निजी क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकेगी। यद्यपि यह आर्टिकल हमने क्या बताया, 30 के A के गठित संस्थाओं पर लागू नहीं। अब 30 के A में कौन से हैं संस्थान, तो उनको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बाकी सब में आरक्षण का सुविधा प्रावधान है कि जैसे मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी खोली जाती है, तो उसमें अगर आप जैसे मान लीजिए 10% का SC को मतलब जो है उसमें कोटा दे दिया जाता है, या OBC को कोटा दे दिया जाता है, इस टाइप से जो आज EWS को कोटा दे दिया जाता है 10%, तो ये क्या है, ये सब जो है उनको बराबरी लाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि वो भी अवसर में भागीदारी ले सके, ठीक है। तो ये देखिए अब जो है 15 का
हम लोग छठा पार्ट देखते हैं। ठीक है, यह भी अपवाद है, अपवाद ही नहीं, ये अपवाद नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 15 का छठा पार्ट देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, राज्य उपर्युक्त पिछड़े वर्गों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए उनके उपलब्ध सीटों की 10% सीटों का आरक्षण का प्रावधान कर सकेगी। यह प्रावधान देखिए 103वें संविधान संशोधन, 103वें संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, के द्वारा 2019 में जोड़ा गया। यानी यही EWS वाला है, राज्य उपर्युक्त पिछड़े वर्गों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए, यानी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनको भी तो समस्या है कि मान लीजिए वो भी तो नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी वालेट डू उतना दूर ही है जितना SC ST के लिए है। तो इसलिए जो है यह 10% आरक्षण जो है का प्रावधान, ये ध्यान रखना है, यह प्रावधान 2019 में किया गया है और 103वां संविधान संशोधन था यह। तो आपको ये पता चला। इस प्रकार से हम लोगों ने सफलतापूर्वक आर्टिकल 15 को पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 16 पे आते हैं। तो हम लोग आर्टिकल 16 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 16, अब 16 में देखिए क्या कितने भाग हैं। देखिए 16 में पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, अब चौथे का A भी है, ठीक है, B भी है चौथे का, ठीक है, फिर पांचवा है और छठा है। इतने भाग हैं। देखिए संविधान में 450 के ऊपर संविधान जो है वो आर्टिकल्स हैं। वैसे तो 395 हैं, लेकिन 450 से ऊपर कैसे हुए जाकर हैं? ऐसे ही हुए जाकर, जैसे हम बता रहे हैं कि 16 का एक आर्टिकल हुआ, फिर ये दूसरा हो गया, तीसरा, ऐसे करके सब मिलाकर जो है टोटल ये 400 या 450 से ऊपर हो जाते हैं। तो वैसे तो हमारा जो है मूल, अगर संविधान में अनुच्छेद कहे जाए तो वास्तव में वो 395 ही हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये 450 कैसे हुए, कहाँ, ठीक है, तो वो इस प्रकार से होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में यानी सरकारी पदों के लिए अवसर की समानता, यानी सभी समान दृष्टि से देखा जाएगा और सभी को समान अवसर मिलेगा। जैसे कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उसमें सबको अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं इसमें भी जो है कौन कौन आर्टिकल जो है अपवाद हैं, कौन अपवाद नहीं है। तो देखिए ये आर्टिकल 14 का 16 का ध्यान रखिए, 3, 4, 5 अपवाद। किस प्रकार से अपवाद हैं इनको हम लोग समझेंगे, और यह मूल भावना है, ठीक है। देखिए अब देखिए पहला हम लोग आर्टिकल जो है देखते हैं, 16 का पहला वाला, राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यानी समता सभी के लिए होगी, सभी को अवसर जो है मिलेगा कि वह भारत सरकार के अधीन जॉब पा सके, ठीक है। तो यह 16 का पहला कहता है। 16 का 2 क्या कहता है? सरकारी नियुक्तियों में राज्य किसी नागरिक के साथ सरकारी नियुक्तियों में राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर, यानी उद्भव के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है। मतलब सरकारी नियुक्तियों में, अब प्राइवेट की कहानी यहाँ पर नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सरकारी की बात चल रही है, तो सरकारी में ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ठीक है। अब 16 का 3 देखते हैं हम लोग। यदि निवास स्थान के आधार पर राज्य नौकरियों में अपने निवासियों को कुछ विशेष प्रावधान का वर्णन करना चाहता है
तो वह ऐसा तभी कर सकेगा जब संसद उसके लिए विधि बनाए। मतलब एक बार फिर से समझिए कि यदि निवास स्थान के आधार पर राज्य नौकरियों में अपने निवासियों को कुछ विशेष प्रावधान का वर्णन करना चाहे, जैसे उत्तर प्रदेश अपना विशेष जो है उपबंध लगाए कि हम जो है अपने नागरिकों यानी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए हम स्पेशल नौकरी निकाल रहे हैं, लेकिन यह प्रावधान संसद में पारित कराना होगा सर, ठीक है। लेकिन कुछ प्रावधान हम अपने आधार पर भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोगों के यहाँ जो रिजर्वेशन सिस्टम है, तो हमारा अगर जो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन का पूरा अवसर मिलेगा। यदि कोई बाहर से आता है और रिज़र्व कैटेगरी का है तो उसका रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो यह प्रावधान तो एक सामान्यता सरकार लागू कर सकती है, लेकिन कुछ विशेष उपबंध हैं जिनको संसद के द्वारा ही लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो यह प्रावधान हुआ। अब 16 के 4 में देखिए अपवाद था, ये ध्यान रखना, ठीक है। 3 में अब यहाँ पर ये नहीं कहिएगा कि जो है ये राज्य समता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो राज्य पिछड़े, अब देखो चौथा का हम जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं कि राज्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा, यानी पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान है भी। यदि सरकारी नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह आरक्षण को दे सकती है। कि जैसे उन्होंने अपना सर्वे किया कि इतना जो है उच्च वर्गीय जो है लोग इसमें जो है जुड़े हुए हैं, निम्न वर्गीय लोग नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको आरक्षण रिजर्वेशन दे सकती है सरकार, ठीक है। तो यह आर्टिकल 16 के 4 में वर्णित है, इसको जो है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 16 का चौथे का ए पार्ट। देखिए क्या है ए पार्ट में, राज्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नति के लिए, पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए परिणामिक ज्येष्ठता सहित आरक्षण दे सकेगा। यह प्रावधान 77वें संविधान संशोधन, 77वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। किंतु परिणामिक ज्येष्ठता शब्द 85वें संविधान संशोधन में, मतलब परिणामिक ज्येष्ठता यह शब्द जो है 85वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आर्टिकल 16 के 4 का बी, ठीक है, ये देखते हैं। यदि किसी वर्ष कुछ पद आरक्षण से भरे जाने थे किंतु भरे नहीं जा सके, तो आगामी किन्हीं वर्षों में केवल उन बचे हुए पदों के लिए रिक्तियां निकाली जा सकेंगी। उनमें अधिकतर आरक्षण 50% का विचार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो आरक्षण 50% का होता है, लेकिन यदि एक शब्द होता है कैरी फॉरवर्ड, यानी पिछले जो पद जो नहीं भर पाए आरक्षण के माध्यम से उनको अगली वर्ष ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो उससे 50% की जो कोटा है उससे अधिक भी निकल जाते हैं, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान 81वें संविधान संशोधन, ठीक है, के द्वारा जोड़ा गया। अब एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा कि जैसे हमने बताया परिणाम ज्येष्ठता पिछले में आर्टिकल 4 के ए में हमने यूज़ किया था, तो उसमें जैसे मतलब पदोन्नति बताई गई, लेकिन इसमें क्या है कि एक शब्द हमने बताया अभी कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड करना। जैसे मान लो 1000 पद निकाले गए, इसमें 1000 पद में 400 पदों का आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन मान लो SC को दिया गया, SC ST, ठीक है।
इनको आरक्षण दिया गया 400 पदों पर। अब इसमें मान लीजिए 200 ही पद भर पाए, तो अगली बार जो वैकेंसी निकलेंगी उसमें जो 200, मान लीजिए 250 रख लीजिए आप, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग नहीं होगी, 250 पद इसमें से भर गए। अब 150 पद जो बचे हैं वो खाली अभी बचे हैं। तो यह जब अगली बार जब वैकेंसी निकलेंगी तो उसमें 150 पद, जैसे अगली बार निकली SC ST के लिए 300 वैकेंसी, 300 वैकेंसी निकली हैं, तो 300 में 150, ये 150 है, ठीक है, 150 और जोड़ दी जाएंगी तो कितनी हो जाएगी, 450। तो इस प्रकार से अगर आरक्षण का क्राइटेरिया 50% से ऊपर भी होता है तो इस पर क्लेम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह कैरी फॉरवर्ड का रूल है। यह रूल जो है 81वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम लोग 16 का 5वां, ठीक है। इसमें क्या है, यदि किसी पद पर किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति का नियुक्ति होना आवश्यक है तो ऐसी नियुक्तियां की जा सकेंगी, तो इसे उपर्युक्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। यदि किसी पद पर किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति का नियुक्ति होना आवश्यक है, जैसे मान लीजिए वहाँ पर उस व्यक्ति को नियुक्त करना आवश्यक है, नहीं तो दंगा हो जाना है या कोई भी अराजकता आ सकती है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, तो यह जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यह उल्लंघन इस आधार पर नहीं माना जाएगा कि ये धर्म के आधार पर जो है उल्लंघन है, तो ऐसा उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो यह भी अपवाद ही है, ठीक है। अब 16 का 6 देखते हैं, इसमें क्या है। अनुच्छेद 16 के 4 में वर्णित, अनुच्छेद 16 के 4 में वर्णित वर्गों को छोड़कर अन्य प्रत्येक वर्गों के लिए उपलब्ध कुल सीटों में से अधिकतम 10% सीटें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित की जा सकेंगी, ठीक है। तो यानी EWS, वही EWS, ठीक है। तो यह आपको अभी बता ही चुके हम कि 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें सरकारी नौकरियों की बात की गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि वर्णित वर्गों को छोड़कर जितने भी वर्ग वर्णित हैं, मतलब उसमें जो है जैसे मान लीजिए OBC को जितना दिया गया है कोटा, प्लस SC ST को जो भी कोटा दिया गया है, तो फिर उसके बाद उनको छोड़कर, ठीक है, उसमें से 10% सीटें जो हैं वो किसको जो है दी गई हैं, EWS को, आर्थिक रूप से कमज़ोर, जो जनरल व्यक्ति है वो आर्थिक रूप से उनमें जो कमज़ोर व्यक्ति है, ठीक है, तो उनके लिए यह प्रावधान किया गया। यह 16 के 6 में वर्णित किया गया है, इसको ध्यान रखना आपको, 16 के 6 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का हम लोग लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और जो हमारा 17वां आर्टिकल होगा, ठीक है, अस्पष्टता का अंत, वो यानी अनटचेबिलिटी, तो उसको हम लोग जो है अगले लेक्चर में जो है करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता से हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।